हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरह। बजट को लेकर तो खैर आपने कई सारी न्यूज ऑलरेडी सुन ली होंगी, इसलिए हम इस न्यूज में बजट को कवर नहीं करेंगे। आज की पहली अपडेट आ रही है कारगिल युद्ध को लेकर, जो कि साल 1999 में भारत और पाकिस्तान ने लड़ा था। दरअसल कारगिल युद्ध को लेकर रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल एनसी विज सर ने कुछ नए क्लेम्स किए हैं। रिटायर्ड जनरल एनसी विज सर साल 2003 से 2005 के बीच इंडियन आर्मी के चीफ थे और कारगिल युद्ध के समय वो मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी की पोस्ट के ऊपर थे, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी मायने रखती है। रिटायर्ड आर्मी चीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कहा है कि उस समय भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत ही बड़ा फेलियर सामने आया था और प्राइमरली दो बड़े फेलियर्स हुए थे। पहला फेलियर था पाकिस्तान आर्मी उस समय इंटरनेशनल वेपन मार्केट से बड़े स्केल के ऊपर विंटर्स फाइटिंग इक्विपमेंट और विंटर गेयर्स परचेज कर रही थी, यानी कि ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री गेयर्स जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड और ठंड वाले इलाके में किया जाता है, वो सब पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से परचेज कर रही थी। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसका पता नहीं चल पाया। अभी फेलियर इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने इन सबको कारगिल वॉर में इस्तेमाल करने के लिए परचेज किया था। इसके अलावा एनसी विज सर का कहना है कि भारत का जो दूसरा फेलियर हुआ था वो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर था। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध से पहले भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये असेसमेंट जारी की थी कि इस साल ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा या फिर कोई भी युद्ध लड़ेगा, और ये दोनों भारत के दो बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक फेलियर्स थे। रिटायर्ड आर्मी चीफ एनसी विज सर ने ये दोनों बातें अपनी एक नई बुक में लिखी हैं, जिसका नाम है अलोन इन द रिंग। नो डाउट कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेल होना ये कोई नई बात नहीं है और इस समय भी जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। जम्मू रीजन में 20 से 25 सालों के बाद मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि आजकल ये सभी जनरल्स, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स, चीफ्स वगैरह ये सब रिटायर होने के बाद अपनी अपनी बुक्स को लॉन्च करते हैं और वो इनकी बुक ज्यादा से ज्यादा बिके उसके लिए ये कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बीच में डाल देते हैं ताकि उनकी बुक्स को ज्यादा मीडिया कवरेज मिले, उसके बारे में ज्यादा बातें हों और सोशल मीडिया के ऊपर उसका ज्यादा हवा क्रिएट हो। अब देखा जाए तो देश की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी काम में फेल हो। ऐसे में अपनी बुक में रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर उंगली उठाना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एटलीस्ट रिटायर्ड आर्मी चीफ को तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका प्रोजेक्ट को लेकर। दरअसल डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि एमका प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले आएगा। वेरियस रीजंस के कारण एमका प्रोजेक्ट काफी लेट हो गया है और अब एमका की प्रोडक्शन साल 2033 से 34 में स्टार्ट हो पाएगी, यानी कि 9 साल और लग जाएंगे। इससे पहले भी एमका को लेकर जो डेडलाइंस दी गई थी वो कभी भी मीट नहीं हुई हैं। जबकि भारत के सबसे बड़े एनिमी चाइना ने तो साल 2017 में ही अपना खुद का चिंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में कमीशन कर लिया था और उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज निकल कर आई थी कि चाइना ने अपना एक और स्टेल्थ फाइटर जेट पूरी तरह से डेवलप कर लिया है, जिसको J-31B कहा जा रहा है। इस समय दुनिया की 16 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी एयरफोर्स में 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट ऑलरेडी कमीशनड है। 2-3 देशों ने ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं और 2-3 सालों के बाद उनके पास भी ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे, यानी कि 2-3 साल के बाद दुनिया के 19 देशों के पास उनकी एयरफोर्स में 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट कमीशनड होगा, लेकिन भारत के पास नहीं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इजराइल और चाइना को लेकर, और ये इनडायरेक्टली भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल फलस्तीन में भी कई सारे अलग अलग फैक्शंस हैं। इन सब के आपस में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चीजों के ऊपर काफी सारे डिफरेंसेस और मतभेद हैं और इनमें सबसे बड़े फैक्शंस हैं हमास और फतह। इजराइल के साथ लड़ना तो दूसरी बात है, लेकिन जो ये फलस्तीन की 14 अलग अलग फैक्शंस हैं, ये जो 14 अलग अलग गुट हैं, इनके भी आपस में काफी सारे मतभेद हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि इनकी आपस में बनती नहीं है। और सामने से इजराइल भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए फलस्तीन की 14 फैक्शंस में और भी डिविजन्स करवाता है और इन सबको आपस में एक नहीं होने देता था। लेकिन अब इन सारे फैक्शंस और सबसे बड़े हमास और फतह फैक्शंस को एक करने का काम कर लिया है चाइना ने। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने फलस्तीन की 14 अलग अलग फैक्शंस के लीडर्स को चाइना में इनवाइट किया था और उनके साथ मीटिंग करके उन्हें ये समझा लिया कि जब तक वो खुद आपस में एक नहीं होंगे, जब तक वो खुद आपस में यूनाइट नहीं होंगे और लड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक वो फलस्तीन को आज़ाद कभी नहीं करवा पाएंगे। इसलिए इन 14 फैक्शंस को आपस में मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए, जो कि इन सभी 14 फैक्शंस को रिप्रेजेंट करती हो, यानी कि सभी 14 गुटों का प्रतिनिधित्व करती हो। और खास बात यह है कि फलस्तीन की 14 फैक्शंस के लीडर्स जो चाइना गए थे, वो सब चाइना की बात मान गए हैं और उन्होंने चाइना में जाकर आपस में बीजिंग डिक्लेरेशन नाम का एक एग्रीमेंट साइन करके फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO को अपना लीगल और लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है, जिसके बाद अब PLO में सभी फैक्शंस के लोग शामिल होंगे और यही PLO ऑर्गेनाइजेशन अब फलस्तीन की इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करेगी और साथ में पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गाजा की जो भी रिकंस्ट्रक्शन होनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जिसपे हमास और फतह दोनों गुट है। अब ये इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है और चाइना ने इन 14 गुटों के बीच
बीजिंग डिक्लेरेशन को साइन करवाकर इजराइल के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में अब इजराइल और चाइना के बीच दूरियां और बढ़ेंगी और दोनों देशों के रिश्ते और खराब होंगे। और कल को अगर भारत और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय इजराइल भारत को खुलकर सपोर्ट करेगा। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर, जो कि फ्रांस में होने जा रहे हैं। दरअसल हमास आतंकी संगठन जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया था और जिससे इजराइल डिफेंस फोर्सेस इस समय गाजा में लड़ रही हैं, उसने एक वीडियो रिलीज करके पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर हमला करने की धमकी दी है। वीडियो में हमास के आतंकी ने कहा है कि फ्रांस ने क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में ज़ियोनिस्ट इजराइल को इन्वाइट किया है, यानी कि इजराइल के प्लेयर्स भी अब इसमें क्योंकि हिस्सा लेंगे, इसलिए वो पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर हमला करेंगे और यहाँ पर कोई बड़ी आतंकी घटना करेंगे। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई को स्टार्ट होंगी और ये 11 अगस्त तक चलेंगी और इसकी सिक्योरिटी के लिए भारत ने अपनी तरफ से एनएसजी कमांडोज को भी भेजा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और आर्मेनिया को लेकर। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी कि साल 2024 से 25 वित्त वर्ष, इसमें अभी तक भारत को सबसे ज्यादा हथियारों के ऑर्डर्स आर्मेनिया से मिले हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आर्मेनिया ने साल के स्टार्टिंग से अभी तक $600 मिलियन के हथियार भारत से परचेज कर लिए और आर्मेनिया ने भारत को हथियारों और एमुनिशंस के कुछ फ्रेश ऑर्डर प्लेस किए हैं जिनकी टोटल वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। और आज की डेट में आर्मेनिया भारत के वेपन्स, आर्म्स और एमुनिशन की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। पिछले साल फिलीपींस था जिसके साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील साइन की थी और उससे पहले साल 2018 से 23 के बीच भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा बायर था म्यांमार। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर। अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे, उसी के चलते यूएई में रह रहे वहां पर बांग्लादेशियों ने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यानी 7 समंदर पार यूएई में शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ बांग्लादेशी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूएई के अंदर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला था, यानी कि एक तरह से रैली निकाली थी। अब इस रैली के दौरान वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी, लेकिन समय के ऊपर यूएई की पुलिस ने इंटरवीन किया और 57 बांग्लादेशियों को अरेस्ट कर लिया था। अब जो ये 57 बांग्लादेशी अरेस्ट किए थे, इनके खिलाफ यूएई में वहां पर प्रॉपर तरीके से केस चला और इनमें से 3 आरोपियों को यूएई ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बाकी के 53 लोगों को 10 साल की सजा दी गई है और एक व्यक्ति को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यूएई ने कहा है कि ये मसला बांग्लादेश का था, इसलिए यूएई में इसको लेकर प्रोटेस्ट करना ये पूरी तरह से गलत है और वीजा नियमों का उल्लंघन है। यूएई ने तो खैर अपने देश में हर तरह के प्रोटेस्ट के ऊपर रोक लगा रखी है। उनके खुद के नागरिक वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो फिर बांग्लादेशी थे। वैसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा देना, वो भी प्रोटेस्ट के लिए, क्या यूएई ने ये सही किया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। पिछले कल देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट में नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की। नेपाल की एलोकेशन 550 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ कर दी और पिछले कल ही नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने एक बार फिर से भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरी के ऊपर दोबारा से क्लेम किया और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तीनों रीजन्स 1816 की सुगौली ट्रीटी के मुताबिक नेपाल के रीजन है। ये तीनों नेपाल की टेरिटरी में आते हैं और वो डिप्लोमेटिक रूट के थ्रू भारत के साथ नेगोशिएशंस करके ये तीनों रीजन वापस ले लेंगे। नेपाल की सरकार ने इन तीनों रीजन्स को अपनी टेरिटरी में शो करते हुए नए मैप्स भी जारी किए थे। आज की 8th अपडेट आ रही है टैक्स पेयर्स पॉपुलेशन को लेकर। दरअसल देश में बजट का माहौल है, इसलिए एक डेटा वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कि भारत में केवल 2.2% पॉपुलेशन ही टैक्स पे करती है, यानी कि डायरेक्ट इनकम टैक्स। इसी के कंपैरिजन में फ्रांस में 78% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करती है, जर्मनी में 61% पॉपुलेशन, जबकि ब्रिटेन में 59% पॉपुलेशन। इसके साथ ही अमेरिका में भी 50% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करती है। वहीं पर चाइना में भी 7 से 8% पॉपुलेशन डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करती है। G20 कंट्रीज की बात करें तो भारत में ही सबसे कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। बेशक भारत में जीएसटी, रोड टैक्स, टोल चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स और वैट जैसे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन ये सारे टैक्सेस दुनिया के बाकी देशों में भी है। सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा गया था कि भारत में टैक्स हम अमेरिका और यूके वाले पे कर रहे हैं, लेकिन सर्विस हमें सूडान या फिर अफ्रीकन देशों वाली भी नहीं मिल पा रही है। आज की 9th अपडेट आ रही है जापान से। दरअसल जापान की सरकार ने कहा है कि बूढ़ी होती पॉपुलेशन और घटती आबादी के कारण अब उनके देश में टोटल 9 मिलियन यानी कि 90 लाख घर ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं और वहां पर कोई भी रहने वाला नहीं है। आज की 10th अपडेट आ रही है यूएई से। आपको याद होगा भारत ने यूएई के साथ यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएई की सरकार ने अपने देश के सुपरमार्केट्स में भी यूपीआई ऐप से पेमेंट को मंजूरी दे दी है, यानी कि डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस रिटेल, इस तरह की जो यूएई के अंदर वहां पर सुपरमार्केट्स हैं, अब वहां पर भी यूपीआई ऐप से पेमेंट हो सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।